हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति को। ओके, और ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट 2 को समझना। देखो फ्रेंड, पार्ट 1 जो मैंने बनाया है आप वो पहले देख लेना, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आने वाला है, क्योंकि शुरुआत ही हम पार्ट 1 से करेंगे पार्ट 2 की, है ना। तो देखो, पार्ट 1 में हमने समझा था कि विकास सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। यानी कि हमने पार्ट 1 में उड़ीसा राज्य की जो कहानी थी उससे हमने देखा था कि जो ये विकास है ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए अगर कोई चीज़ विकास हो रही है तो हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो नेगेटिव भी हो, यानी कि उसके विकास में बाधा बन रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये विकास जो होता है ये अलग अलग हो सकता है, ये हमने पार्ट 1 में समझा। उसके अलावा हमने क्या देखा था पार्ट 1 में कि जो विकास का अर्थ आज लोग मानते हैं वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं आधुनिक होना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाना, मॉडर्न हो जाना। जो पश्चिम के देश है उनके जैसा बन जाना। तो हम कहते हैं कि आज हम विकासशील या विकास कर रहे हैं, ऐसा हम तभी कहते हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था पार्ट 1 में कि भारत के सामने आज़ादी के समय 2 तरीके के विकास के मॉडल थे। ओके, 2 विकास के मॉडल उपलब्ध थे। पहला मॉडल था पूंजीवादी मॉडल, यानी कि जो पूंजीवाद पर आधारित हो, यानी कि उसका लक्ष्य क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। और हमारा एक दूसरा मॉडल था समाजवादी मॉडल, जिसका काम था कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग और जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनकी हेल्प करना। अब ये सब हमने पार्ट 1 में समझा था, देखा था। अब पार्ट 1 के एंड में हमारे पास एक प्रश्न आया था। वो प्रश्न ये था कि जब भारत के सामने 2 विकास के मॉडल है तो भारत कौन सा मॉडल अपना रहा था, पूंजीवादी मॉडल या समाजवादी मॉडल। ओके, तो बस अब हम इसी वीडियो में यही देखेंगे कि भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो, मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सबकी सहमति थी, यानी कि जब ये बात चली कि भारत कौन सा मॉडल अपनाए, पूंजीवादी अपनाए या समाजवादी अपनाए, तो इस पर क्या हुई, बहस चलने लगी नेताओं में। परंतु एक ऐसी बात थी जिस पर सब नेता सहमत हो गए, सब लोग सहमत हो गए। वो बात ये थी कि विकास का काम निजी हाथों में तो नहीं सौंपा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो नेता थे उनका कहना था कि जो भी हमारे देश का विकास होगा वो निजी हाथों, यानी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, उसका प्राइवेट हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। क्योंकि जब किसी भी चीज़ को प्राइवेट लोगों के या प्राइवेट हाथ में सौंपा जाता है तो उससे क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनका वो लोग शोषण करने लग जाते हैं। तो हमारे नेताओं ने एक बात तो क्लियर कर ली थी कि हम इस चीज़ को प्राइवेट यानी कि पूंजीवाद की तरफ तो नहीं ले जाएंगे। अब तो क्या होगा, भारत कौन सा मॉडल अपनाएगा, तो क्या हुआ, विकास के जो दोनों जाने माने मॉडल थे भारत ने उनमें से किसी को भी नहीं अपनाया, नहीं पूंजीवाद को अपनाया, नहीं समाजवाद को अपनाया। भारत ने अपना एक तीसरा, यानी कि एक अलग रास्ता निकाल लिया, एक अलग मॉडल बनाया। अब वो मॉडल क्या था, भारत ने अपनाया इन दोनों मॉडल के मिले जुले रूप को, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को, यानी कि मिश्रित मॉडल को। यानी कि भारत ने क्या किया, नहीं पूंजीवाद को अपनाया, नहीं समाजवाद को अपनाया, जबकि भारत ने इन दोनों को मिला जुलाकर एक न्यू मॉडल का इन्वेंशन किया, जिसे हम कहते हैं मिश्रित मॉडल या मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो आपको समझ आया कि भारत ने किस तरीके का मॉडल अपनाया था। तो भारत ने न पूंजीवाद न समाजवाद, भारत ने अपनाया मिश्रित मॉडल। अब हमने मिश्रित मॉडल तो अपना लिया, पर हमारे सामने एक समस्या आ गई। समस्या थी प्लानिंग की। अब प्लानिंग की समस्या कैसे, देखो, अगर हम पूंजीवाद अपनाते तो पहले से दूसरे देश इस मॉडल को अपना चुके थे, तो हम उनको देखकर समझ जाते कि इस तरीके से इस मॉडल पर हमें आगे बढ़ना है। अगर हम समाजवाद अपनाते तो दूसरे देशों को देखकर ये हम समझ जाते कि इस तरीके से समाजवाद में विकास होता है। लेकिन हमने तो एक तीसरा मॉडल अपना लिया था जिसका नाम था मिश्रित मॉडल। तो अब हमें क्या करना था, इसके लिए प्लानिंग करनी थी कि हम मिश्रित मॉडल से कैसे विकास कर सकते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहली बात है प्लानिंग करने की, यानी कि नियोजन करने की। ओके, नियोजन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लानिंग करना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नियोजन होता क्या है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है, नियोजित विकास की राजनीति। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे प्लानिंग होती क्या है, नियोजन होता क्या है। चलिए देखते हैं।
वर्तमान परिस्थितियों में, ओके, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या प्लानिंग कहलाता है। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? देखो, मान लीजिए आपका कोई गोल है, आपका कोई लक्ष्य है, ओके, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप एक प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग में जो भी आप काम करेंगे उस टाइम में, उसी काम का चिंतन करना, उस काम को तैयार करना कि हाँ मैं इस तरीके से काम करूँगा तो अपने लक्ष्य तक पहुँच जाऊँगा, इसी को हम कहते हैं नियोजन यानी कि प्लानिंग। ओके, आई होप अब आपको प्लानिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। प्लानिंग क्या है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य और वर्तमान को देखते हुए जो काम हम करने वाले हैं उस टाइम पीरियड के बीच में, उसी को हम कहते हैं प्लानिंग। ओके, तो अब आपको प्लानिंग समझ आ गया। अब देखो, जब भी किसी देश के विकास की प्लानिंग की जाती है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, यानी कि नियोजन के कुछ उद्देश्य होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य देखिए, समाज में विभिन्न वर्गों के बीच विद्यमान आय व संपत्ति के असमान वितरण को कम करना अथवा दूर करना। देखो, जब भी हम किसी देश के विकास की प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, तो पहला उद्देश्य हमारा क्या होता है विकास के लिए, कि देश में जो असमानता है किसको लेकर, आय को लेकर और संपत्ति को लेकर, उसको कम करें। कैसे? देखो, भारत में क्या है, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो बहुत ही ज़्यादा वो व्यक्ति गरीब है, और अगर कोई अमीर है तो वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। इससे क्या हो गया, इन दोनों व्यक्ति की आय व संपत्ति में असमानता आ गई। ओके, तो इस असमानता को कम करना किसी भी देश के विकास का सबसे पहला उद्देश्य होता है, किसी भी देश की प्लानिंग का सबसे पहला उद्देश्य होता है। तो हमारा भी पहला उद्देश्य यही था। फिर सेकेंड उद्देश्य क्या था? देश में उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों का समुचित उपयोग करके उत्पादन को बढ़ोतरी करना। यानी कि किसी भी देश में दो तरीके के जो संसाधन उपलब्ध होते हैं, एक तो या तो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, दूसरे या तो मानव खुद बनाते हैं। तो दूसरा उद्देश्य ये होता है कि इन सारे संसाधनों का बेहतर ढंग से हम उपयोग करें और जो हमारा उत्पादन है, जो हमारा प्रोडक्शन है, उसको हम बढ़ाएं। तो ये सेकेंड हमारा उद्देश्य था। उसके बाद था थर्ड रहता है आय तथा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की दिशा में प्रत्येक संभव प्रयास करना, यानी कि लोगों की आय को बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना, एम्प्लॉयमेंट देना। ओके, तो ये तो विकास की सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ होती है, क्योंकि अगर लोगों के पास रोजगार होगा तभी तो देश विकास कर पाएगा। तो ये थे तीसरा मुख्य उद्देश्य। उसके बाद चौथा होता है शांति और सुरक्षा की दिशा में प्रयास करना, क्योंकि देखो, अगर किसी देश में शांति और सुरक्षा नहीं है, ओके, तो उस देश का विकास संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए देश में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये हमारा चौथा मुख्य उद्देश्य था। तो ये थे हमारे 4 नियोजन के मुख्य उद्देश्य। ओके, तो क्वेश्चन बन के आ सकता है कि नियोजन के 4 मुख्य उद्देश्य लिखिए, तो आपको ये चारों उद्देश्य बताने हैं, और आई होप आपको ये चारों के चारों उद्देश्य समझ में आ गए होंगे। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारे देश में क्या हुआ, योजना आयोग का गठन अब करना होगा हमें। यानी कि देखो, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपना लिया है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई हमने। अब उसके बाद हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए प्लानिंग यानी कि नियोजन करना था, तो हमने नियोजन को भी समझ लिया। अब हमें क्या करना होगा, प्लानिंग कमीशन बिठाना होगा, यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना करनी होगी, यानी कि योजना आयोग बनाना होगा। क्या? योजना आयोग। तो बस हमने योजना आयोग को बनाने की तैयारी कर ली और योजना आयोग की स्थापना की गई। कब? मार्च 1950 में। अब हमारे देश में योजना आयोग बनने वाला था। ओके, क्योंकि हमें देश का विकास करना था। 1950 में हमारा योजना आयोग बना। ये योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए हो गई। यानी कि अब अगर किसी भी आयोग की अगर हम स्थापना करते हैं तो बड़ा प्रोसेस लगता है उस टाइम में, पर यहाँ पर जब हमें योजना आयोग की ज़रूरत पड़ी तो हमने बिल्कुल सीधा साधा भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया और योजना आयोग बन गया। ओके, अब जो ये योजना आयोग था, ये क्या करता था, सलाहकार की भूमिका निभाता था, यानी कि देश में किस तरीके से विकास होगा ये सलाह कौन देगा, योजना आयोग देगा। ओके, अब और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। क्या मतलब है इस लाइन का? इसका मतलब ये है कि योजना आयोग अगर कोई भी सलाह दे देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम विकास के लिए उस सलाह का
अप्लाई कर देंगे। उससे पहले जो मंत्रिमंडल होता है अगर वो उसको मंजूर करे तभी हम योजना आयोग की सिफारिश को मानते थे। अब जो ये योजना आयोग होता है ना, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने यहाँ पे समझा योजना आयोग के बारे में। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। योजना आयोग की कब स्थापना हुई, तो मार्च 1950 में। ये MCQ टाइप क्वेश्चन आपसे बन सकता है यहाँ पे। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि योजना आयोग क्या है, तो आपको 5 बिंदु यहाँ पे बताने हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन बन सकता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष किसे कहते हैं या कौन होता है, तो आपको बताना है प्रधानमंत्री होता है। और आप मेरे को कमेंट में बताओ कि अभी वर्तमान में कौन योजना आयोग का अध्यक्ष है। ओके, चलिए अब देखो करते हैं कुछ आगे की बात। आगे की बात का क्या मतलब है, देखो ये जो योजना आयोग है इसके ऊपर अगर हम नज़र डालें तो आज के टाइम पर इसका नाम कर दिया है नीति आयोग। तो ये कैसे किया, क्या चेंजेस हुआ, तो उसको देखते हैं, है ना। चलिए देखो क्या होता है कि भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था बनाई और उसका नाम दे दिया नीति आयोग। अब ये काम किस सरकार ने किया, जो अभी आपकी वर्तमान में जो गवर्नमेंट है बीजेपी की जो सरकार है उसी सरकार ने ये काम किया था। क्या किया था, इसने योजना आयोग को चेंज किया, उसके स्थान पर एक नई संस्था लाए जिसका नाम दिया इन्होंने नीति आयोग। ओके, तो समझते हैं। देखो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। ओके, जो ये भारत सरकार थी इसने क्या किया, योजना आयोग को चेंज किया, नीति आयोग बनाया। कब बनाया, 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का पूरा नाम क्या दिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। यानी कि अब योजना आयोग का नया रूप क्या है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। और इसे हम कह सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि यहाँ से आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो बन के आ सकते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है 1 जनवरी 2015 को। इसका पूरा नाम क्या है, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसे हम और क्या कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, तो ये आपको बता देना है। चलिए अब आपने समझ लिया नीति आयोग के बारे में। देश में विकास करने के लिए हमने योजना आयोग बनाया था। अब योजना आयोग हमने बनाया, उससे पहले आप एक भारत के बारे में एक दिलचस्प बात जान लो। दिलचस्प इसलिए बोल रही हूँ कि सबकी थिंकिंग से ये कुछ बात अलग थिंकिंग की है। ओके, यानी कि अलग सोच की है। देखो हम आम तौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारी उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। क्या मीनिंग है इस भारी भरकम शब्दों वाली लाइन का, आप देख पा रहे हो इसमें बहुत सारे भारी भरकम शब्द है, जैसे निवेशक, उद्योगपति, उद्यमी, नियोजन। क्या मतलब है इस लाइन का, सिंपल वे में ये लाइन ये कहना चाहती है कि हम देखो अगर कोई उद्योग है, यानी कि कोई भी उद्योग के क्षेत्र में जो लोग हैं वो कभी चाहेंगे कि सारी की सारी चीज़ें देश में सरकार के कंट्रोल में हो, यानी कि नियोजन के हिसाब से हो, नहीं चाहेंगे ना। वो तो यही चाहेंगे कि जो सारी चीज़ें देश में हो या देश की अर्थव्यवस्था हो वो पूंजीवादी हो। कैसी हो, पूंजीवादी, यानी कि सरकार का बिल्कुल भी अंकुश ना रहे। यानी कि वो चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था खुली हो, पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश ना हो। ऐसा आमतौर पर कोई भी उद्योगपति होगा तो उस देश में अगर रहता है तो वो ऐसा ही चाहेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में बिल्कुल इसके विपरीत है। भारत में बिल्कुल ऐसा नहीं है। उस टाइम पर 1944 में, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस टाइम पर जो हमारे देश के उद्योगपति थे बड़े बड़े, उनका एक तबका एकजुट हुआ, यानी कि उनका एक ग्रुप बनाया गया 1944 में। वो एकजुट हुए और उनके समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी कि सरकार के हिसाब से चलने वाली अर्थव्यवस्था को चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। यानी कि खुद उन्होंने कहा कि हमारे देश की सरकार कैसी होनी चाहिए, नियोजित अर्थव्यवस्था के आधार पर, यानी कि सरकार के द्वारा चलनी चाहिए। और इसी को कहा गया बॉम्बे प्लान। क्या कहा गया इसको, बॉम्बे प्लान। तो क्वेश्चन बन के आएगा कि बॉम्बे प्लान क्या होता है, 2 मार्क्स में बन सकता है। तो आपको बताना है कि 1944 में उद्योगपति के एक ग्रुप ने क्या किया, सब एकजुट हुए, मिले और उन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था देश में चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया और इसे ही कहते हैं बॉम्बे प्लान। अब जो ये बॉम्बे प्लान था ना, इसकी क्या मंशा थी, तो इसकी मंशा ये थी कि सरकार
रहे देश में, पर सरकार क्या करे, उद्योग और आर्थिक निवेश के क्षेत्र के लिए भी बड़े बड़े कदम उठाए। ओके, उद्योग क्षेत्र में भी प्रगति करने के लिए और आर्थिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए। तो यही था पूरा बॉम्बे प्लान। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि बॉम्बे प्लान क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना या माइंड में अच्छे से फिट कर लेना। आई होप, मुझे लगता है अब आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम पहुँच जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, यानी कि देश के विकास पर। यानी कि हमारी समस्या क्या थी, भारत का विकास करने की। तो हमने इस कड़ी में क्या क्या प्रयास कर लिए थे, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था में यानी कि मिश्रित मॉडल को अपना लिया था। अब मिश्रित मॉडल को अपनाने के बाद हमारे सामने टॉपिक था कि हम क्या करें, नियोजन करें, प्लानिंग करें, देश में क्या क्या करने चाहिए, उस नियोजन के क्या क्या उद्देश्य होंगे। तो हमने वो भी समझ लिया कि नियोजन क्या है और किसी भी नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। और उसके बाद हमने नियोजन के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए हमने योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन बिठाया, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की। अब प्लानिंग कमीशन का काम था सलाह देना। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग में भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। यानी कि प्लानिंग कमीशन ने बताया कि अगर हमें भारत में विकास करना है तो हम पंचवर्षीय योजना के माध्यम से करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि पंचवर्षीय योजना क्या है, तो थोड़ा सा इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसे समझने के लिए, क्योंकि ये हम समझेंगे पार्ट हमारे 3 में। उसमें हम पूरा यही समझेंगे कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है, कैसे हमारे देश की पहली पंचवर्षीय योजना चली, दूसरी कैसे चली, तीसरी कैसे चली। ओके, इसके बारे में, और इसके साथ ही हम पंचवर्षीय योजना कैसे बनती है, उसका क्या क्या बजट होता है, ये सब हम अपने पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आज का ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं, इसीलिए आज मैं आपको कुछ प्रश्न देने वाली हूँ। अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं, इसका मतलब आज का ये वीडियो आपको समझ आया है। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है आपका, नियोजन क्या होता है। आप अगर ये समझा सकते हैं कि व्हाट इज़ प्लानिंग, प्लानिंग क्या होती है, नियोजन क्या होती है, अगर आपको ये समझ आ गया, इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। सेकेंड क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई और ये क्या है, तो मार्च 1950 को हुई थी, मैंने बताया ना अंदर, तो बस आपको ये ध्यान में आ जाना चाहिए। उसके अलावा योजना आयोग का अध्यक्ष किसे कहते हैं, ये आप मेरे को कमेंट में बताओगे। ओके, उसके बाद नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, ये भी मैंने बताया, नीति आयोग का पूरा नाम। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्लान क्या है। अगर आपको इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आ गए हैं दिमाग में, जैसे ही मैंने क्वेश्चन बोले और आपके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें बनने लग गई है, इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइए। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।